कॉस्ट शीट हम लोग देखेंगे कि बहुत इजी है। लाइन बाय लाइन जैसे कि प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ऑफिस में उसकी एंट्रीज वगैरह होती हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह होता है, उसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। वैसे ही लाइन बाय लाइन कॉस्ट शीट में क्या होता है, लाइन बाय लाइन हम लोग चलते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन कॉस्ट को ऐड करते जाते हैं, सेम टू सेम। इसमें आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग लाइन बाय लाइन कॉस्ट को इसमें ऐड करते जाते हैं, पहला फैक्ट्री का, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव का, उसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन चलेंगे हम इसमें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट शीट। आज हम देखेंगे कि कॉस्ट शीट बनाते कैसे हैं और कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं। पहले जान लेते हैं कि कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं। जैसे नाम से पता चला है, कॉस्ट और शीट दोनों को अलग अलग कर दें। कॉस्ट और शीट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। लागत मतलब किसी भी वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आया, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट। हिंदी में इसको लागत बोलते हैं। ठीक है, उसका रॉ मटेरियल लेने से उसको, उस जो प्रोडक्ट है उसको बेचने तक मार्केट में कितना खर्चा है इन दोनों के बीच में, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट। कि कितना लागत आया है ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट। और शीट को क्या बोलते हैं, पेपर है। शीट मतलब एक पेपर है। कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट को दिखाने वाला शीट, इसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट, है ना। मान के चलो ये मार्कर जो बनाने में मेरे को 20 रुपये लगा। ठीक है, इसको रॉ मटेरियल लेने से इसको सेलिंग करने तक मार्केट में 20 रुपये लगा। ठीक है, तो ये 20 रुपये कैसे कैसे लगा, कुछ लगा होगा मटेरियल में, कुछ लेबर में लगा होगा, कुछ बिजली का बिल दिए होंगे, है ना। ऐसे करके कुछ प्लांट वगैरह खरीदे होंगे, इसी में इसमें अप्रोप्रिएशन वगैरह के होंगे, है ना। तो सब खर्चे कैसे कैसे कितना कितना लगा, ये 20 रुपये में कौन से और खर्चे हैं, मतलब इस 20 रुपये में कितने खर्चे इंक्लूडेड हैं, इसी को बताता है कॉस्ट शीट। ये 20 रुपये कैसे लगा इसको बनाने में। ठीक है, एक एक चीज कितना ऑफिस में खर्चा आया, कितना फैक्ट्री में खर्चा आया, ये सब चीज बताएगा कॉस्ट शीट। क्लासिफिकेशन करेगा, ठीक है, इस कॉस्ट को कि कहाँ कहाँ गया कॉस्ट हमारा। समझ आ गया कि कॉस्ट शीट करता क्या है, कॉस्ट को बताने वाला शीट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, ये समझ आ गया कि कॉस्ट बनाते क्यों है। आखिर क्यों बनाना जरूरी क्यों है कॉस्ट शीट, क्यों बनाना जरूरी है मैं बताता हूँ। जी मार्कर है, अगर मैं मार्केट में 25 रुपये का बेचता हूँ, ठीक है, मेरे कुछ पता नहीं इसको बनाने कितना का, 25 रुपये बेचता हूँ, और बाद में जब मैं इसका कॉस्ट निकालता हूँ तो पता चलता है कि ये 30 रुपये का है। मैं कॉस्ट शीट नहीं बनाया तो मेरे कॉस्ट पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो मेरे क्या हो जाएगा, घाटा। मैं अपना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरे कॉस्ट नहीं पता मैं प्रॉफिट निकाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना। तो जब तक कॉस्ट नहीं पता प्रॉफिट कैसे पता होगा, ये समझ आ गया कि क्यों बनाते हैं कॉस्ट शीट, है ना। कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट को दिखाने वाला शीट, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करता है कि कौन सा कॉस्ट फैक्ट्री में लगा, कौन सा ऑफिस में लगा, कौन सा सेलिंग में लगा, ये सब कॉस्ट को बताता है कॉस्ट शीट, इसी को कॉस्ट शीट बोलते हैं। इतना समझ आ गया। वैसे तो कंप्यूटराइज जमाना आने के कारण कॉस्ट शीट को कंप्यूटर में बनाया जाता है, तो पेपर का ऐसी जरूरत नहीं पड़ता। हमको बता देता हूँ कि कॉस्ट शीट में क्या क्या यूज होते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके लिए हम लोग कॉस्टिंग करते हैं, मतलब जिसका हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। अगर मैं मार्कर बना रहा हूँ तो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मार्कर होगा, है ना। ये मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं कॉस्टिंग किसके लिए कर रहा हूँ, ये मार्कर के लिए, तो ये मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, हम लोग कॉस्ट को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, पहला डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है, सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट में अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जो कि इजिली आइडेंटिफाइबल हो। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इसी कॉस्ट के कारण ये सामान बना, इसी के कारण अगर ये नहीं होता तो वो बनता ही नहीं, इसी से बना है। ठीक है, जो डायरेक्टली हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं हाँ इसी के कारण बना। जैसे आप लोग फर्नीचर देखते हो, मैं सोफा का एग्जांपल देता हूँ। सोफा में हमेशा क्या क्या दिखता है, लकड़ी ही लकड़ी पूरा दिखता है, तो उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, लकड़ी ही लकड़ी। ठीक है, और कील वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, फेविकॉल रहता है, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कील का तो बनता ही नहीं है ना जी, और फेविकॉल का तो बनता नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, और इनडायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को और 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, और इनडायरेक्ट में भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर पूरा डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, और पूरा इनडायरेक्ट को जोड़ दे मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर टोटल जोड़ दे तो ये हो जाता है ओवरहेड। ये समझ आ गया, पूरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट को सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरहेड। ठीक है, इतना समझ आ गया।
आगे बढ़ते हैं। और जो कॉस्ट शीट है वो क्यों बनाया जाता है? बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए, है ना, मतलब जिसको बेचेंगे उसका लागत निकालना है हम लोग को, और किसी का नहीं, बेचेंगे उसका। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 10 मार्कर थे, है ना, उसमें से मैंने 8 बेच दिया, ठीक है। ये 10 मार्कर का प्राइस था 100 रुपया, मतलब एक मार्कर का प्राइस 10 रुपया। मेरे पास 10 मार्कर थे 100 रुपए के, मतलब हर एक मार्कर का प्राइस कितना है? 10 रुपया, है ना जी। और मैंने एक मार्कर बेच दिए, कितना में? 90 रुपए में, है ना। और अगर मैं इसमें 100 बोलूं कि मेरे तो कॉस्ट 100 रुपये पड़ा, मैंने 90 में बेचा, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ 8 मार्कर बेचा हूँ, है ना जी। मेरे पास कितने मार्कर थे टोटल? 10 मार्कर। अभी भी मेरे पास 2 मार्कर हैं, तो मेरे फायदा हुआ या घाटा हुआ? 90 रुपये बेच के 8 मार्कर, फायदा कितने का? 10 रुपए का। तो हम लोग को कॉस्ट किसका निकालना है? 8 मार्कर का, ना कि 10 मार्कर का, ठीक है। इसी कारण हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को भी माइनस करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है जी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सभी अगर हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दें, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दें, तो क्या आ जाता है? प्राइम कॉस्ट। और सभी इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ दे तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर जोड़ दे तो ओवरहेड हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट, सभी डायरेक्ट को जोड़ने के बाद, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी उनको जोड़ने के बाद आता है हमारा प्राइम कॉस्ट, और ये हमारा कॉस्ट शीट का पहला भाग होता है, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या निकालना होता है? प्राइम कॉस्ट। अब देखेंगे कि प्राइम कॉस्ट निकालते कैसे हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट में आता है, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए, अब प्राइम कॉस्ट निकालेंगे कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर के लास्ट दिन में हमारे पास जितना मटेरियल बच गया था वो हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास 10 मार्कर थे, उसमें से 8 बेच दिए, तो अभी भी मेरे पास कितने मार्कर बचे हैं? 2। तो ये क्या हो जाएगा? एक क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अगले साल ये जाके क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक 2, वैसे ही ओपनिंग स्टॉक। लेकिन अगर मैं अभी अभी बिजनेस चालू कर रहा हूँ तो इसी साल मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। जब ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है इसमें ऐड कर देते हैं परचेसेस, कितने आपने परचेसेस किए हैं, ठीक है। और इसमें लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं बता चुका हूँ कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। इतना समझ आ गया क्लोजिंग स्टॉक तक? क्यों मैं बता चुका हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल में देखें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बाहर चले जाएंगे। ओपनिंग और परचेस, ओपनिंग मेरे पास 10 था, ठीक है, और परचेसेस मैंने मान के चलो 5 किया, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2 रह गया, मतलब बाकी कितना 13 अब बाहर जा चुका होगा, 2 ही बचा है। 2 यूनिट हम लोग का रॉ मटेरियल बचा है, संभाल लेंगे, क्योंकि वो सेल हो तो नहीं सकता, क्लोजिंग स्टॉक सेल नहीं हुआ तभी क्लोजिंग स्टॉक है ना जी। ये समझ आ गया, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, ठीक। और बाकी सब क्या हो जाएगा? बाहर चले जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स बनने के लिए, ठीक है। उसमें ऐड करते हैं हम लोग डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या कहेंगे? जो फैक्ट्री में लेबर वर्क करते हैं उन, वो आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। जितने भी फैक्ट्री में वर्क करते हैं वही बस आएगा, क्योंकि बाकी ऑफिस वाले तो आके फैक्ट्री में वर्क नहीं करते। यहाँ तक कि सुपरविजन, जो सुपरवाइजर वगैरह रहते हैं ना, वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में नहीं आते, ठीक है। सिर्फ वही आएंगे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी पैकेजिंग भी जुड़ता है, और रॉयल्टी वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली हम लोग को देखने को नहीं मिलते, क्योंकि 2 ही 3 होता है, ठीक है। रॉयल्टी और प्राइमरी पैकेजिंग बस इतना ही आता है इसमें। अब इन सब को जोड़ने के बाद आ जाता है हम लोग का प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद आता है, आगे देखेंगे प्राइम कॉस्ट में हम लोग अगर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या कहेगा? फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल लगेंगे, इनडायरेक्ट लेबर लगेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, उन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब बता चुका हूँ, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जितने भी टोटल हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, उनको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? ओवरहेड, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड होंगे उसको प्लस करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ होता है? फैक्ट्री में ही होगा, ऑफिस में होगा क्या? नहीं होगा। जहां काम चलेगा वहीं वर्क इन प्रोग्रेस होगा, कहीं और हो सकता है क्या? नहीं। तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मैं बता चुका हूँ कि क्लोजिंग को क्यों माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। तो आ जाएगा हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अब आगे देखते हैं इसके आगे और क्या क्या होता है।
वर्क कॉस्ट में, फैक्ट्री कॉस्ट में या वर्क कॉस्ट में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफिस के जितने भी ऑफिस का खर्चा ऑब्वियसली इनडायरेक्टली होगा, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड तो होता ही नहीं है, तो उसको ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, उसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कितना कॉस्ट हो गया फिनिश्ड गुड्स बनने में, कितना कॉस्ट लगा फिनिश्ड गुड्स बनाने में, ये इसका कॉस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं, और कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स में हम लोग ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब बेचे गए माल की लागत, जिसको हम लोग बेचना चाहते हैं उसका कितना लागत आया, या जिसको हम लोग बेचे हैं उसका कितना लागत आया, कितना खर्चा आया। ठीक है, उसका हम लोग का कॉस्ट पता चल जाता है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं लेस सेल्स कर देते हैं, कितना हम लोग सेल्स किए, तो आ क्या जाता है हमारे पास यहाँ पास प्रॉफिट, बस यही। ठीक है, इतना समझ आ गया प्रॉफिट कैसे आया, बस यही है कॉस्ट शीट। इसमें हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट निकालना रहता है, ये खत्म। कुछ चीजों के कारण कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें डिविडेंड वगैरह नहीं लिखे हम लोग, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिखे, प्योर फाइनेंस वगैरह, बहुत सारी चीजें क्या हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं लिखते, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कॉस्ट शीट में नहीं लिख पाते। इसी के कारण दोनों में मिस मैचअप आ जाता है, जिसको हम लोग मैच करने के लिए क्या करते हैं रिकॉन्सिलेशन। पहले जैसे आप मतलब बचपन में 11th 12th में हम लोग पढ़े होंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करके, वैसे ही कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों का रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, तो दोनों में मैच हो जाता है। ये समझ आ गया इतना, तो होप सो कि कॉस्ट शीट आप लोग को समझ आ गया होगा।